हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आपको यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के कुछ संभावित प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी का पेपर 6 दिसंबर से बाकी 22 दिसंबर के बीच में है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाने के लिए हमारा सपोर्ट करिए, और हम भी चाहते हैं कि अगर हम आपके कुछ अंक आ सके तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से वैकल्पिक आकलन असेसमेंट के उदाहरण हैं। पहला आपका है प्रतिक्रिया जर्नल्स, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है सन्नाद विशिष्ट, जिसको आप टिपिकल परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें विकल्प दिया है केवल एक और दो, दो और तीन, या एक और दो, या इनमें से तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसका हम आपको बता रहे हैं व्याख्या। किसी घटना पर लिखे जर्नल्स को पढ़कर जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसे प्रतिक्रिया जर्नल्स कहते हैं। शैक्षिक और गैर शैक्षिक शिक्षार्थियों के सभी जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से जिसमें रखते हैं उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण स्रोत क्या होता है। किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण स्रोत क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं के विकास क्रमों तथा विगत अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययन या अन्वेषण है। इसके अंतर्गत उन बातों या नियमों की खोज की जाती है जिन्होंने वर्तमान को एक विशेष रूप प्रदान किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत। ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है गौण स्रोत। जब कोई अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र, घटना स्थल में जाकर अध्ययन इकाई से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा संपर्क करके तथ्यों का आकलन करता है तो यह प्राथमिक स्रोत है। मौलिक अभिलेख जो घटना या तथ्य के प्रथम साक्षी होते हैं। दूसरा हमारा है गौण स्रोत का घटक। घटना के समय उपस्थित नहीं होता है, बल्कि केवल जो व्यक्ति वहां उपस्थित थे उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, इनका उल्लेख व विवेचना करता है। अर्थात अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, मापन के निम्नलिखित स्केलों को उच्च स्केल से निम्न स्केल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए है क्रम संख्यावाचक, बी है अनुपात, सी है नामिक, और डी है अंतः स्तर। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सी डी बी, सी ए डी बी, बी डी ए सी, बी डी सी ए। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। मापन किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। शोध विधि तंत्र में मापन को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। मापन के स्तर का निर्धारण मापन में गुणों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस आधार पर मनोवैज्ञानिक स्टैनली स्मिथ ने मापन के 4 स्तर बताए। पहला नामित मापन। इस प्रकार के मापन में अंकों, शब्दों, नामों का प्रयोग करते हैं। यह सबसे निम्न स्तर का मापन है। दूसरा है क्रमिक मापन। मापनियों के क्रम में नीचे से द्वितीय स्थान पर आता है। तीसरा अंतराल मापन। यह नामित और क्रमिक मापन से अधिक परिमार्जित करता है। चौथा और लास्ट है अनुपात मापन। इस प्रकार का मापन सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का होता है। प्रश्न के अनुसार आरोही क्रम में अनुपात मापन, अंतराल मापन, क्रमिक मापन और क्रमिक मापन एवं नामित मापन। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है मुंबई में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा है नई दिल्ली में, और चौथा है दोस्तों चेन्नई में। तो इसका व्याख्या हम देखते हैं। नीपा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह संस्थान नई दिल्ली भारत में स्थित एक शोध केंद्रित विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया है, कि भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया। इसका नाम नीपा है। 2006 में नीपा को विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इस संस्थान के कार्य क्षेत्र में शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार
तथा परामर्शी सेवाओं का प्रसार आदि शामिल है। दूसरा हमारा प्रश्न है इसके बाद अगला दोस्तों, इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। पहला विकल्प हमारा ए है, साहिल पारगामित विद्यार्थियों के अपने अध्ययन में साक्षात्कार एवं अवलोकन करता है। बी, माता पिता उनके बच्चों का साक्षात्कार लेती है। सी, समीर जिले एवं कक्षा के ग्रेडों में सफल पारगमन वाले की प्रतिशतता को देखता है। डी है आपका, रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्षों को संपूरित करती है। तो हमारा विकल्प होगा दोस्तों डी, मिश्रित पद्धति अनुसंधान। मिश्रित विधि अनुसंधान उस अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एकल अध्ययन में या समान अंतर्निहित परिघटना की जांच करने वाले अध्ययनों की एक श्रृंखला में मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना शामिल है। इसका केंद्रीय आधार यह है कि संयोजन में मात्रात्मक और गुणात्मक उपागमों का उपयोग अकेले उपागमों की तुलना में अनुसंधान समस्याओं की बेहतर समझ प्रदान करता है। अनुसंधान डेटा 4 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला संग्रह, दूसरा अवलोकन, तीसरा प्रायोगिक और चौथा है अनुकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रभावी संवाद संप्रेषण में अवरोधों को पहचानें। पहला है शोर, दूसरा है नकारात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है अस्पष्ट लेखा चित्र, चौथा है अपभाषा, पांचवा है सकारात्मक व्यवहार। तो नीचे दिए गए कूट में से दोस्तों आपको सही आंसर चुनना है। सही आंसर हम बता रहे हैं आपको, संप्रेषण अवरोध। संवाद प्रक्रिया विभिन्न कारणों से बाधित होती है। इसमें भौतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी आदि बाधाएं विशेष रूप से शामिल होती हैं। भौतिक बाधाओं में शोर संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। संचार के मनोवैज्ञानिक बाधाओं में किसी प्रकार की द्वेष सुनने की इच्छा न होना, उदासीनता, किसी प्रकार का अवरोध संचार को बाधित करता है। भाषा के कारण कभी कभी संवाद को सुनने समझने में कठिनाई आ जाती है। सुग्राह्यता को संप्रेषण द्वारा प्रेषित संदेश को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। भाव अभिव्यक्ति भी अधिक शब्दों का प्रयोग संप्रेषण अवरोध के प्रकार हैं। संप्रेषण की समस्याएं, भाषा संबंधी कठिनाई, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, धन का अभाव, संगठन के आकार की भाषा बाधा, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, रुचि का अभाव। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको आप NCTE के नाम से जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एक समेकित कंपोजिट संस्था है। पहला आपका है, एक संस्था जो एकमात्र अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रही है। दूसरा, एकमात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रही है। एक संस्था जो बहुशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही है। और चौथा लास्ट है, एक संस्था जो एकमात्र डिप्लोमा कार्यक्रम चला रही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, समेकित संस्था। एक या एक से अधिक संस्था के समूह को चलाना समेकित संस्था कहलाता है। NCERT भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में की गई। शिक्षा मंत्रालय ने संघ राज्यों तथा संपूर्ण भारत में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्रों की समस्याओं, बाधाओं, शिक्षा नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाना और इनका कार्यान्वयन करने में माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कार्य करती है। NCERT के द्वारा एक संस्था जो बहुशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो उसके ऊपर बल दिया है। इससे विद्यार्थियों को यह सुविधा होगी कि वह एक संस्थान से दूसरे संस्थान पर प्रस्थान नहीं करेगा अथवा उसको भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग का रूप नहीं है। फार्मूला बजटिंग, कार्यक्रम बजटिंग, बजटिंग और योजनाबद्ध बजटिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। अर्थात बजट एक दस्तावेज है जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाता है। बजट के प्रकार, पारंपरिक बजट, इस बजट में सरकार किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करेगी उसके बारे में उल्लेख है। दूसरा आपका है निष्पादन बजट, कार्यों के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित किए जाने वाला बजट। अगला है परिणामोन्मुखी बजट, आम बजट से कई बार निर्धारित परिणाम नहीं सुनिश्चित किया जा सकता, इसलिए लक्ष्य को ही निर्धारित कर बनाए जाने वाला बजट ही परिणामोन्मुख बजट है। भारत में बजट 5 प्रकार के होते हैं, आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, गिरोह बजट या जेंडर बजट। फार्मूला बजट
घर खरीदने के लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, 5-20-30-50 का फार्मूला। अगला है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजटिंग यूएसए के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा विकसित किया गया है। यह बजट प्रणाली जो परंपरागत बजट के विपरीत प्रत्येक गतिविधि का वर्णन करती है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो हम इस तरह के और प्रयास करेंगे आपके लिए। हम चाहते हैं कि भविष्य के आप अच्छे टीचर बने और आपकी जो परीक्षा है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप परीक्षा में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।